हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। बहुत बच्चों ने मेरे को बोला कि मैम प्लीज़ आप एक बार पोएम एंड सब चैप्टर्स एक बार रिवीजन करवा दो, हमें समझ नहीं आ रहा है, अभी भी डाउट्स हैं सारी चीज़ें। ये वाली वीडियो मैं तुम लोगों के लिए स्पेशली बना रही हूँ। बेसिकली हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे अब लिटरेचर एंड ईच एंड एवरी चैप्टर जो हमने पोएम में और हमारे जितने भी चैप्टर्स है, तो आज हम लेंगे पोएम्स की समरी। तो आज हम पूरा पोएम्स पे गो थ्रू करेंगे। किसी को कोई भी क्वेश्चन आते हैं तो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क एंड आई विल मेक श्योर कि मैं कमेंट सेक्शन पे सारे के सारे तुम्हारे क्वेरीज पूरी करूँ। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, अब यहाँ पे तुम्हें एक फॉर्मेट मिलेगा, ठीक है। हम समरी करेंगे, समरी में प्रॉपर चीज़ें ईच एंड एवरी चंक्स, कुछ कुछ चीज़ें शायद मिस आउट भी हो जाएंगी, बट ऐसा नहीं है कि हम कवर अप सारी चीज़ें नहीं करेंगे। प्लीज़ फील फ्री, आराम से बैठ जाओ एंड हम स्टार्ट करेंगे। एंड मैं इस चीज़ को हिंदी में समझाऊंगी बिकॉज बहुत बच्चों को डाउट्स आते हैं कि मैम हमें बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि क्या है क्या नहीं है, एकदम सर के ऊपर से जा रहा है। तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, अब हम डायरेक्ट समरी करते हैं एंड आई होप सो कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल साबित हो। समरी पे आते हैं। फर्स्ट हम करते हैं माई मदर एट 66 बाय कमला दास। इस पोएम में क्या मैं बता देती हूँ थोड़ा सा। इस पोएम में है कि जैसे हम बच्चे होते हैं, ठीक है, अभी हमें पता नहीं चलता है, माँ बाप हमारे एकदम नॉर्मल चिल है एंड अभी हमें थोड़ी सी वैल्यू होती है, ऐसा भी नहीं कि नहीं होती है, बट आगे जाके ना फियर ऑफ लूजिंग समवन बहुत ज़्यादा आ जाता है कि ओके एक टाइम पे तुम लोग आओगे अभी अपनी एज में जहाँ पे तुम्हें डर लगेगा। मे बी लड़कियों को ये डर लगेगा कि यार हाउ आई हैव टू मूव टू वन प्लेस फ्रॉम द अनदर प्लेस। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा एक इम्पैक्ट छोड़ के जाती हैं। तो ऐसे जब हमारे पेरेंट्स ओल्ड होते हैं एंड या कोई भी हमसे दूर जाता है तो हमें एक फियर ऑफ लूजिंग आती है चीज़ें, ठीक है। तो मे बी शायद तुम उस चीज़ से कनेक्ट कर सकते हो कि हाउ यू फील। अब मे बी तुम्हारे कजन जब आते हैं एंड व्हेन दे लीव तो तुम्हें लगता होगा, रोना आता होगा, थोड़ा सा इमोशनल ब्रेकडाउन होता होगा। तो वही सेम चीज़ ऐसे होता है कि अब चलो वो तो गया है थोड़े दिनों के लिए अपने घर पे, हम 1 साल 2 साल बाद मिलते रहेंगे, आफ्टर 3-4 मंथ मिलते रहेंगे, बट जब कोई हमें लगता है कि कोई एजेड इंसान जब जाता है तो वो लौट के नहीं आ पाता। ऐसे ही ना बहुत चीज़ें बहुत दिमाग में उस बच्ची की आई थी अपनी मदर को लेके। तो वही उसने सारी की सारी चीज़ें इस पोएम में बताई हैं कि फियर ऑफ लूजिंग समवन बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल हो जाता है। तो आई होप सो कि तुम लोगों को समझ आए। मैं एक बार इंग्लिश में सब समझा दूंगी एंड वील गो देन हिंदी में। द पोएट इज ड्राइविंग फ्रॉम हर पेरेंट्स होम टू कोचीन बाय कार, her mother by her side sleeping, open mouthed, very pale, colorless and frail like a dead body, indicating that her end was near। तो बेसिकली क्या, अब इंसान अगर थोड़ा सा बूढ़ा होता है, ठीक है, तो क्या होता है, यहाँ पे बहुत फ्रेजेस का यूज़ करा गया है, ठीक है। ओपन माउथ था उनका, फ्रेल लाइक डेड बॉडी, इंडिकेटिंग दैट हर मदर वॉज एट पर्टिकुलर एंड। अब उनकी पेल शक्ल, पेल जैसे हम कह सकते हैं कि जैसे अब तुम लोगों की थोड़ी ब्राइट शक्ल होती है, ठीक है, एंड पिंकिश शक्ल होती है एंड हंसी दिखती है चेहरे पे। तो क्या होता है, आपका चार्म होता है, ठीक है। तो आपकी हर शक्ल के ऊपर एक चार्म दिखता है। अब कोई सैड है कोई नहीं है। अब बूढ़ों की शक्ल में क्या दिखता है, वो जो ग्लो होता है ना एक, वो ग्लो चला जाता है, ठीक है। क्यूटनेस आ जाती है बट वो ग्लो चला जाता है। तो तुम लोगों ने देखा होगा अपनी दादी नानी को, नानू को, दादू को, तो उनके शक्ल पे थोड़ी सी झुर्रियाँ आ गई होंगी, रिंकल फेस हो गया होगा, हल्के हल्के रिंकल्स आनी शुरू हो गई होगी एंड उनकी जो शक्ल होगी वो थोड़ी सी डल सी हो गई होगी, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं। तो अब यहाँ पे क्या है, तो अब वो बेसिकली क्या, वो अपने पेरेंट के घर से अपने बेसिकली वो एयरपोर्ट जा रही थी, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा था कि वो उसी जर्नी में ये सारी चीज़ें थॉट प्रोसेस लगाती है अपने दिमाग में कि क्या हो रहा होता है। अब सपोजिटली हम कहीं जाते हैं बाहर, ठीक है, एंड हमारे बाजू में कोई बैठा होगा, तो हम कभी कभी सोचते हैं कि यार अच्छा ये कज़न मेरे को छोड़ के जा रहा है यार, अरे यार अब कब मिलेंगे हम, ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग में आती हैं। तो ऐसे ही वो उसकी मदर बैठी हुई थी, शी वॉज ड्रॉपिंग ऑफ। तो बेसिकली क्या, जब वो सोच रही थी कि यार अपनी मदर को उन्होंने एकदम से लुक दिया, देखा तो उसकी मदर सो रही थी, ठीक है। और उनकी मदर का, जैसे हम बूढ़े होते हैं तो जब बूढ़े जाते हैं तो हमारा माउथ खुला होता है, तो ऐसे ही वो सो रही थी हल्का सा एंड शी वॉज स्लीपी। तो उनका माउथ खुला हुआ था, रिंकल फेस था, पेल फेस था, पेल मतलब थोड़ा सा डल फेस था, येलोइश फेस था। तो उनको एकदम देख के उन्होंने अपनी अभी सारे एडजेक्टिव्स बता दिए कि क्या क्या चीज़ें उनको लगी। द पोएट लुक्स एट हर एंड फील्स इंटेंस पेन एंड agony to realize that soon death will cost her mother from her. Tries to divert her mind, looks outside at the young trees and happy children bursting out of their homes in a playful mood. तो अब
अब जैसे होता है कि यार ठीक है, मेरे को ये सारे थॉट प्रोसेस नहीं लाना, उन्होंने सोचा कि यार नहीं, मतलब उनको देख के एकदम से लगा कि ओके, समटाइम्स देयर इज अ टाइम कि जहाँ पे हमें एक इंसान को छोड़ना पड़ता है, बट मैं वो थॉट प्रोसेस अपने दिमाग में लाना ही नहीं चाहती। तो जब उनको ऐसा लगा तो उन्होंने कहा कि ओके, लेट मी डू वन थिंग, कि मैं डिस्ट्रैक्ट करती हूँ अपने माइंड को। तो वो ना एकदम से दूसरी साइड देखने लगी, अपनी जो कार की जो विंडो थी। अब वो कार की विंडो पे देखती है तो क्या देखती है, दो तीन चीज़ें वो नोटिस करती हैं कि पेड़ अच्छे खासे ग्रो कर रहे हैं, ठीक है, एंड जो बच्चे हैं वहाँ पे वो खेल कूद रहे हैं। तो यहाँ पे उन्होंने ये सारी चीज़ नोटिस करी टू डाइवर्ट हर माइंड, ठीक है। अब ये कॉन्ट्रास्ट क्या करता है, कॉन्ट्रास्टिंग इमेज यहाँ पे लिखा हुआ है। क्या कॉन्ट्रास्ट बेसिकली क्या होता है यहाँ पे, कि बच्चे ऑपोजिट ऑफ हम कह सकते हैं ओल्ड एज होता है, ठीक है। तो उनके अंदर जो ज़ील होती है जीने की, जो एनर्जी होती है जीने की, वो एज कम्पेयर टू हर मदर वहाँ पे नहीं थी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, वो देखती है कि मेरी मम्मा बूढ़ी हो चुकी हैं, अब बचपन कैसा खुशहाल हमारा जा रहा है, एंड इतना एनर्जेटिक, पहले हम काम करते थे ऐसे, बट अब वो एनर्जी नहीं रही है, तो ऑपोजिट। देन वो देखती हैं कि ओके, ट्रीज आर ग्रोइंग, वो मतलब ऐसे झूल रहे हैं, जो हवा आती है वो हवा पास होती है तो कितने सुंदर लगते हैं पेड़। तो वो कॉन्ट्रास्टिंग इमेज वो यहाँ पे शो करती है कि लाइफ इज सो मच ब्यूटीफुल एंड इट इज सो मच ऑपोजिट, कि ओके एक चीज ग्रो करती है, देन उसका एक एंड हो जाता है, एक पीरियड होता है, एक फेज होता है हर चीज का। तो उस चीज से उन्होंने अपना दिमाग को डाइवर्ट करा। आफ्टर द सिक्योरिटी चेक एट द एयरपोर्ट, लुक्ड अगेन एट हर मदर्स फेस, पेल एंड कोल्ड। जैसे ही वो सिक्योरिटी चेक उन्होंने कर लिया होता है तो वो अपनी मदर को वापस से देखती हैं कि जस्ट टू से अ गुड बाय। तो वो अपनी मदर को वापस देखती है। फिर वो थॉट प्रोसेस जो उनका होता है कि यार अब मेरे को जाना पड़ेगा। अब थॉट प्रोसेस बहुत सारा जाता है, अब तुम लोग बड़े हो गए तो अपनी मदर फादर को छोड़ के जब तुम जाओगे किसी कंट्री में या फिर कोई भी जॉब वॉब करने दूर, तो तुम्हें एक ना रहेगा कि स्पेशली लड़कियों को थोड़ी सी ज़्यादा अटैचमेंट होती है। तो क्या होता है कि ओके ये ठीक है क्या, अरे मम्मा हॉस्पिटल क्यों गए थे आप, क्या कौन सा चेकअप आपने कराया, आप कर नहीं रहे हो चेकअप, आपने लंच करा नहीं करा, ये सारी चीज़ें हम पूछते हैं। तो ऐसे ही क्या उसको भी डर लगा कि यार मैं यहाँ पे हूँ नहीं, एंड व्हाट इफ मेरे जाने के बाद कुछ मिस हैपनिंग हो गई, या मे बी दिस इज द लास्ट टाइम दैट आई एम मीटिंग माई मदर। तो ये सारी की सारी चीज़ें ना बहुत ज़्यादा उनके दिमाग में चल रही थी। बट क्या हुआ, फेमिलियर एक माई चाइल्डहुड फियर, the poet has always had a very intimate and close relationship with her mother, and she was always felt the fear of being separated from her mother, hence it is familiar. The poet reassured her mother that she will meet again. अब वो उन्होंने reassure क्या करा, और ये fear एक my childhood क्या था, basically क्या होता था कि बचपन का जो डर होता है, जैसे लड़कियों को होता है कि यार अभी हमें लगता नहीं है कि हमें किसी दूसरे की फैमिली में जाना है, बट soon when you reach at your 25 तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि यार ओके अब मुझे जाना है। तो वो अलार्मिंग कॉल जो होती है ना, वो डर फियर वो सबके समय अंदर आता रहेगा। ऐसे ही कॉलेज का किसी किसी को डर होगा कि ओके अब यार अभी तो सोचा था इतनी सारी चीज़ें कि मैं यहाँ जाऊँगा वहाँ जाऊँगा और स्कूल छोड़ूंगा, बट जाने में करने में बहुत डिफरेंस होता है। तो ऐसे ही क्या होता है कि उनको भी बहुत ज़्यादा डर लगा उस चीज़ का कि यार मैं अपने पेरेंट को, मैं अपने मदर को रीअश्योरेंस देना चाहती हूँ कि अच्छा ठीक है, मुझे टेंशन ना लगे उनको कि मैं जा रही हूँ या मेरा रोने वाली शक्ल ना दिखे। ऑफ कोर्स शी वाज क्राइंग, ऑफ कोर्स शी वाज वेरी सैड, बट वो चीज़ दिखाना नहीं चाहती थी अपने मदर को। तो ये उन्होंने रीअश्योरेंस अपनी मदर को दी, एंड जब वो गई एयरपोर्ट से तो उन्होंने एक स्माइल पास ऑन करी, एंड वो उस सिचुएशन में थी कि क्या हम मिलेंगे क्या हम नहीं मिलेंगे, ये सारी चीज़ों के अंदर वो थोड़ा सा बहक गई थी। एंड देन शी जस्ट होप्ड कि ओके जब भी मैं वापस आऊँ तो मैं इनसे वापस से मिलूँ और वापस से इनकी सारी सेहत ये सब सही अच्छी हो। एज अ चाइल्ड वो ये सारी चीज़ें चाहती थी अपने मदर के लिए। एंड फेमिलियर एक जो चाइल्डहुड वाला था कि हमेशा से उनको डर था कि मेरे को अपनी मम्मा के साथ सेपरेट होना पड़ेगा या फिर मेरे को बहुत दूर जाना पड़ेगा, वो चीज़ वापस से उनके जहन में आ गई। तो दिस वॉज ऑल अबाउट माई मदर एट 66। हाउ जस्ट राइट इट डाउन कि तुम्हें कैसा लगेगा, हाउ यू फील कि तुम्हारी जब मम्मा बूढ़ी हो जाएंगी या फिर मदर फादर बूढ़े हो जाएंगे तो तुम लोगों को कैसे लगेगा कि क्या चीज़ होती है क्या चीज़ नहीं होती है, देन मे बी तुम लिंक कर पाओ। बट ऐसे लिखो जैसे तुम खुद उस सिचुएशन में हो, एंड तब उस चीज़ को थोड़ा रिलेशन में लाके तब तुम ये सारे इसके क्वेश्चन एंड आंसर करना। देन मूविंग टू द सेकेंड, कीपिंग क्वाइट। अब कीपिंग क्वाइट बाय पैब्लो, तो पैब्लो नेरूदा। देन अब इसमें क्या होता है, इसमें इम्पोर्टेंस ऑफ
पीस बता रखी है, इंपॉर्टेंस ऑफ शांति बता रखी है कि हमें कैसे अपनी लाइफ के अंदर एक पीस, शांति एकदम चाहिए होती है। बहुत हर कोई बिजी है, हर कोई बहुत ज़्यादा कह सकते हैं परेशान है अपनी ज़िंदगी में, कोई शांति से नहीं बैठ रहा है, कोई भी एक ब्रेक नहीं ले रहा है। एंड हाउ मच ब्रेक इज़ इम्पॉर्टेंट, एंड मेडिटेटिंग कितनी इंपॉर्टेंट होती है, मेडिटेट करना कितना इंपॉर्टेंट होता है, वो सारी चीज़ें थोड़ी बता रखी है। ठीक है, तो वही जो हम सुनते हैं देखते हैं कहीं ना कहीं, वही तुम्हें चीज़ यहाँ पे भी अप्लाई करनी है। ठीक है, तो द पोएट टॉक्स अबाउट द एंड ऑफ साइलेंस एंड क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन एंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ क्वाइट्यूड एंड कामनेस. He also talks about creating a feeling of mutual understanding among human beings. अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि बेसिकली वो साइलेंस एंड इंट्रोस्पेक्शन. अब इंट्रोस्पेक्शन क्या होता है, जब हम अपने से बात करते हैं कि ओके तुम्हारे टाइम आता होगा, एक टाइम तुम लोग करते ही करते होगे कि यार इस ट्रिप पे जाऊँ या नहीं जाऊँ, यार वो दोस्त मुझे बुला रहे हैं, जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए. अपने से बात करनी, अपने से पूछना कि क्या सही है क्या गलत है, अपने से राय लेना, अपने आप को देखना कि यार मैंने वो चीज़ गलत करी उस इंसान के साथ, मैंने वो सही करी. तो ये सारी चीज़ें इंट्रोस्पेक्शन होता है व्हेन यू टॉक टू योर बॉडी, टू योर सोल. ठीक है, देन वो बताता है कि हमें कामनेस पे भी बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए, तो उसकी इंपॉर्टेंस है. एंड हमें एक भाईचारा, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अमंग ह्यूमन बीइंग, तो उस पर भी फोकस करना चाहिए. द पोएट आस्क अस टू कीप स्टिल एंड काउंट अप टू 12. वो क्या कहते हैं, पोएट बोलते हैं कि हमें एकदम चुप रहो और 12 तक गिनो. ठीक है, दिस वाज द मेथड कि हम कैसे एक इंसान को, या फिर हम कैसे इंट्रोस्पेक्ट कर सकते हैं अपने आप को, हम कैसे मेडिटेट कर सकते हैं, तो वो उस चीज़ का प्रोसेस है. ही ऑल्सो आस्क अस टू सिट स्टिल, शांति से बैठ जाओ. फॉर अ मोमेंट वी शुड नॉट स्पीक एनी लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज कुछ भी मत बोलो, बस चुपचाप 12 तक काउंट करो, चुपचाप बैठ जाओ. वी शुड नॉट मूव आवर आर्म सो मच, रिलैक्स. ठीक है, इट विल बी अ मोमेंट ऑफ कंप्लीट साइलेंस विदाउट रश और वरी. कोई टेंशन नहीं कि अच्छा चाय पकड़ी या नहीं पकड़ी है, या अरे यार ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, स्कूल जाने के लिए लेट हो रहा हूँ, अच्छा मम्मी ने ब्रेकफास्ट बनाया. कोई टेंशन नहीं, कोई चिल, एकदम चिल में रहो. ठीक है, एकदम शांति में रहो. देन दिस वुड बी ए एग्जॉटिक मोमेंट. अब एग्जॉटिक क्यों, क्योंकि आप अपने आप से बात करोगे, अपनी सही गलत को पहचानोगे, अपने माइंड को रिलैक्स करोगे. देन अ सडन स्ट्रेंजनेस विल प्रिवेल विच विल ऑल एन्जॉय. इट विल बी अ ब्लिस. द फिशरमैन वुड नॉट. अब यहाँ पर उन्होंने क्या कहा कि जब आप इस शांति में रहोगे ना, जब आप अपने आप पे फोकस करोगे तो क्या होगा, तो द फिशरमैन वुड नॉट हार्म द वेल्स ऑन द सी. बेसिकली क्या कि अब हम, अगर आप अपने आप को देखोगे, थोड़ी सा शांति रहोगे, तो मे बी ऐसा हो सकता है कि फिशरमैन को लगे कि यार ठीक है, मेरे को इनको परेशान नहीं करना चाहिए, एनिमल्स को परेशान नहीं करना चाहिए, मेरे को नहीं मारना चाहिए, मेरे को नहीं करना चाहिए. इवन द मैन gathering salt would stop working and look at his hurt hand and reflect at the pain and harm his strenuous task. Basically क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि जब हम अपने आप को देखते हैं ना, तो हम बहुत चीज़ें नोटिस करते हैं. जब हम अपने आप पे फोकस करते हैं तो हम बहुत चीज़ें नोटिस करते हैं. तो वो नोटिस क्या कर रहे हैं हम, बेसिकली जब आप बैठोगे तो आप देखोगे, आप रियलाइज़ करोगे अरे यार जो वो सॉल्ट वाला मैन है, जो सॉल्ट बना रहा है, इकट्ठा कर रहा है, उसको बनाने में उसके हाथ छिल जाते हैं. ठीक है, बिकॉज बहुत ज़्यादा वो हार्मफुल होती है, बहुत ज़्यादा अपने आपके हाथ फट जाते हैं उसको करके. ठीक है, गैदर करके. तो जितने भी वो लोग हैं वो अपने आप पे फोकस करेंगे कि यार उनको टाइम मिलेगा कि लुक एट योर हैंड्स. बेसिकली वो बहुत ज़्यादा ही टूट चुके हैं, ख़राब हो चुके हैं. आप उन पे मरहम लगाओ, उन पे क्रीम लगाओ एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे बोली गई हैं. तो ऑल काइंड्स ऑफ वॉर्स मस्ट बी स्टॉप एट वंस. तो हमने यहाँ पे 3-4 चीज़ें की है. सॉल्ट वाला जो वर्कर है उसको दिखेगा कि उसको अपने लिए ध्यान देना चाहिए. फिशरमैन फिश निकालने से ये सारी चीज़ें पे रुक जाएगा, स्टॉप कर देगा अपनी एक्टिविटीज़ जो कि हार्मफुल हैं. देन जितने भी वर्कर्स हैं वो एक टाइम के लिए रुक जाएंगे. वो कहेंगे यार क्यों लड़ रहे हैं हम, क्या है इस लड़ाई का महत्व, कुछ भी नहीं है, नो पॉइंट, लोग मर रहे हैं, जी रहे हैं, कट रहे हैं, ये चीज़ें हटाओ, नहीं हम नहीं लड़ाई करेंगे. द ग्रीन वॉर अगेंस्ट द एनवायरनमेंट, वो भी रुक जाएगी. जो ग्रीन वॉर पानी को लेके और आपके डिफॉरेस्टेशन, बिल्डिंग से बन रही हैं, वो सारी की सारी कि यार हम बहुत ज़्यादा हार्म कर रहे हैं सोसाइटी को, इस नेचर को. देन poisonous gas, fire alarms must be stopped at once. People who are all the time preparing for wars, leaving no आपके basically क्या सर्वाइवर्स जितने भी आपके होते हैं वो भी नहीं बचते हैं. तो जो मैंने एग्जांपल दिया कि भाई उनको लगेगा कि भैया कोई बच ही नहीं रहा है तो हम क्यों वॉर कर रहे हैं, क्या इसका ताल्लुक है. तो सर्वाइवर्स बिहाइंड और टू फाइंड आउट
फाइंड टाइम टू वेयर क्लोथ। बेसिकली क्या, जितने भी वहाँ पे लोग लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, वो अपने आर्मी की या जितनी भी वॉर क्लोथ्स है वो फेंक के एक नॉर्मल कपड़ा वो डाल ले, वाइट क्लोथ्स पहन ले, या फिर कोई भी एक नॉर्मल जो सब पहन रहे हैं वो पहन ले। क्यों? क्योंकि इससे हमारा भाईचारा बनता है। यूनिफॉर्म हम क्यों पहनते हैं स्कूल में? टू शो द यूनिटी, ठीक है, कि हम सब एक है, हम सब इक्वल है। तो ऐसे ही वो भी ब्रदरहुड शो करे। तो हमारा महत्व यहाँ पे ये बोलता है, ठीक है, कि हम ब्रदरहुड शो करें। जस्ट वे जितने भी वॉर में लोग हैं वो सारे के सारे आप एक सेम क्लोथ पहन लो, एंड हम वहाँ पे ब्रदरहुड शो करें, ना कि वॉर जोन कर रहे हैं। देन एट द सेम टाइम द पोएट cautions not to confuse stillness with total inactivity। तो बेसिकली यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, इनएक्टिविटी एंड स्टिलनेस दोनों ही यहाँ पे क्या है, अलग चीज है। इनएक्टिविटी मतलब कुछ काम ना करना, ठीक है, कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है। स्टिलनेस मीन्स कि भाई हम वहाँ पे नॉर्मली शांत बैठे हैं, हमारा दिमाग भी काम कर रहा है, एक्टिविटी चल रही है, हम सोच रहे हैं, हम अपने से बात कर रहे हैं, तो वो एक्टिविटी ही कर रहे हो आप, ठीक है। अपनी बॉडी पे टाइम देना इज ऑल्सो एन एक्टिविटी। तो वो सारी चीजें चल रही है, तो देर इज नो इनएक्टिविटी। लाइफ इज एन ऑन गोइंग प्रोसेस एंड शुड नॉट बी एसोसिएटेड विद डेथ। इट इज टू बी लिव्ड विद पॉजिटिव एटीट्यूड। आप अपनी लाइफ को पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ लिव करो, एंड जरूरी नहीं है कि हर चीज नेगेटिव में आप लेके जाओ। यू शुड थिंक कि ओके मैंने इसके साथ गलत करा है तो मैं अच्छा कर दूंगा, व्हाटसोएवर द थिंग इज, बट आपको पॉजिटिव वे में, आपको किसी को हार्म नहीं करना है कभी भी। अगर आप मेडिटेट करते हो तो योर ब्रेन इज वर्किंग प्रॉपरली, ठीक है, उसको टाइम मिलता है सोचने का कि मैंने क्या सही करा, मैंने क्या गलत करा है, एंड मैं ये चीज़ कर सकता हूँ, मेरे को ये चीज़ करनी चाहिए, और मैं बहुत अच्छा हूँ तो और ज़्यादा पुश करूँ, मैंने शायद ये पिछली बार गलती कर दी। ये सारी चीज़ें इंट्रोस्पेक्शन होता है। ही डज नॉट वॉन्ट अस टू ruminate over death, but he feels that if for once we do not focus ourselves single mindedly, मतलब हम ये ना सोचें कि भाई हम सेल्फिश ना बन जाए, हम अपने लिए ना सोचें, तो ये सारी चीज़ें नहीं चाहिए। हमें सारी चीज़ें सोचनी चाहिए, हर किसी के लिए क्या अच्छी है क्या अच्छी नहीं है, एंड टू कीप आवर लाइफ मूविंग but do some introspection or spend some time in silence doing nothing, we can understand ourselves better and escape from the threatening call of death. The earth can teach us a lesson how everything comes to dead end and comes to a life again। ये ना हो कि आप आगे जाके, बहुत लोग तुम लोग देखते हो कि आगे जाके ना बहुत चीज़ें लोग रिग्रेट करते हैं कि सॉरी मैंने ये चीज़ करी। वो सॉरी ना बोलो, और यू शुड मूव टू योर लाइफ कैसे एकदम अच्छे बन के इंसान की तरह, ठीक है, कि हम बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा काम करा है हमने, एंड हमें सॉरी बोलने की किसी को ज़रूरत ना पड़े। तो आपको ऐसा मूव ऑन करना चाहिए अपनी लाइफ में कि लोग आपको देखो और आपसे सीखे कि क्या है क्या नहीं है, तो अच्छे से मूव ऑन करो। ये नहीं कि बस तुम चल रहे हो और मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा, कोई सामने से चल रहा है उसका पंचर हो रखा है तो मूव फॉरवर्ड, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। आपको उसकी हेल्प करनी चाहिए, सारी चीज़ आपको देखनी चाहिए। एक अच्छा इंसान बनने का बेसिकली यहाँ पे मोटिव दे रखा है। देन the earth can teach us, वो मैंने बता दिया है। in the same manner a quiet introspection can bring all evil thoughts to an end। क्या सही गलत बता देते हैं हमें, वही सेम चीज रिपीटेडली आप यहाँ पे लिख रहे हो। now the poet will count up to 12 and they should keep quiet and he will go। वापस से वो 12 तक गिनेंगे and then he will go। तो ये सारी चीज़ें बताई है कि भाई इंट्रोस्पेक्शन कितना इंपॉर्टेंट है। 2-3 सिनेरियो बता रखे कि फिशरमैन जो सी पे अपना वेल्स को या फिशेस को गैदर कर रहा है, उनके बाइंग एंड सेलिंग कर रहा है, उसको थोड़ा सा टाइम मिलेगा कि नॉट टू हार्म देम। एंड जो सॉल्ट वाला है उसको पता चलेगा कि अच्छा ठीक है मेरे को अपने भी फोकस करना ज़रूरी है। वॉर वाले को ये पता चलेगा कि भाई मेरे को, हम सबको एक नॉर्मल क्लोथ सबको पहनने चाहिए, एंड वी शुड शो यूनिटी, ना कि एक हम टॉक्सिक इन्वायरमेंट करें। देन वी शुड लुक हमारा इन्वायरमेंट कितना ख़राब है, उसके लिए भी हम सारी चीज़ें करें। तो बहुत सारे फोकस तो तुम लोग डाल सकते हो। इंट्रोस्पेक्शन क्यों अच्छा है कि भाई हमको बताता है कि हमें सेल्फ सेंटर्ड नहीं होना, सेल्फ माइंड से नहीं चलना है, हमें सबके लिए सोचना है, सबके लिए करना है। एंड इट टेल्स अस कि क्या नेगेटिव है क्या पॉजिटिव है, क्या सही था क्या गलत था, व्हाट इज रॉन्ग व्हाट इज राइट। सो यू शुड मूव फॉरवर्ड एकदम पॉजिटिव माइंड में, नेगेटिव थॉट्स को एकदम बाहर कर दो अपनी जिंदगी से, एंड फोकस करो अच्छे के ऊपर। तो दैट वॉज ऑल अबाउट कीपिंग क्वाइट। ओके, देन मूविंग टू द नेक्स्ट सेक्शन, अ थिंग ऑफ ब्यूटी। अब अ थिंग ऑफ ब्यूटी क्या कह रहा होता है बाय जॉन। तो जॉन कीथ सेज दैट ब्यूटिफुल थिंग विल never became nothing as they will continue to hold us in their spell and soothe our souls। तो बेसिकली क्या,
आप हर चीज़ में कुछ अच्छी चीज़ देखो। जो ब्यूटीफुल थिंग्स होती हैं वो ऐसा नहीं होता कि वो फूल है, ठीक है, अब वो एक रोज़ तुम्हें मिला होगा कभी वैलेंटाइन डे पे या कहीं भी कभी भी मिला होगा, तो एक फूल जो होता है उसके क्या कहते हैं, खराब होने के बाद या फिर हम कह सकते हैं उसके मुरझाने के बाद उसकी भी वैल्यू होती है। ऐसा नहीं होता कि आप उसमें से कुछ चीज़ नहीं बना सकते, उसमें से बहुत सारी चीज़ें बन सकती हैं। यू कैन अब तुम लोग इंस्टाग्राम पे देखते होगे कि पेटल से भी यू कैन मेक अ फ्रेम ऑल्सो, एंड यू कैन मेक फूड आइटम्स ऑल्सो, और यू कैन स्टोर देम, यू कैन डेकोरेट देम। तो हर एक जो खूबसूरत चीज़ होती है वो कभी भी एक नथिंग नहीं बनती है, उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा मेमोरीज होती हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है, और वो जैसे मैं याद आ जाती है उस चीज़ की, अच्छा ठीक है, उसकी भी वैल्यू होती है। एवरी ब्यूटीफुल थिंग इज़ लाइक अ बैंड दैट टाइज अस टू दिस अर्थ एज इट मेक्स अस वॉन्ट टू लिव एंड एन्जॉय दीज थिंग्स ऑफ ब्यूटी। तो चाहे वो पेड़ फूल कुछ भी हो, बेसिकली क्या, वो हमें जोड़ के रखती है अपनी मदर अर्थ से। तो जितनी भी ब्यूटीफुल थिंग्स है, चाहे वो माउंटेन्स हो, चाहे वो सी हो, चाहे वो आप कह सकते हो झरना हो, वाटरफॉल्स हो, या वो स्नो हो, ईच एंड एवरी थिंग इज़ वेरी वैल्यूएबल, ठीक है। तो वो हमें जोड़ के रखती है अर्थ से, कि पता चलता है कि अच्छा सीनरी क्या होती है, उसकी वैल्यू क्या होती है, वो सारी चीज़ें हमें कॉन्टैक्ट बना के रखते हैं अपनी अर्थ से। एंड दीज थिंग्स ऑफ ब्यूटी अकॉर्डिंग टू द पोएट आर द थिंग्स दैट गिव होप टू ह्यूमन बीइंग एंड मेक देम वांट टू लिव। अब in spite of all the sorrows, ill health and unpleasant experience that we face on the earth। अब क्या होता है, तुम लोग बहुत ज़्यादा फेडअप हो, ठीक है, अब तुम लोग, मुझे पता है कि यहाँ पे 10% जनता तो ये प्लान बना के बैठी हुई है, जैसी बोर्ड्स खत्म हुए मैम हम तो निकल रहे हैं ट्रिप पे। क्यों निकल रहे हो, उसका भी रीज़न होगा ना, कि यार अरे यार अब तुम्हारे सॉरोज, इल हेल्थ, अनप्लेजेंट एक्सपीरियंसेस, टेंशन भरी जिंदगी, अब थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे, पहाड़ों पे जाएंगे, बीच पे जाएंगे, एंजॉय करेंगे, फैमिली ट्रिप आउट ऑफ द कंट्री, ये सारी चीज़ें क्यों। अब तुम जब ये चीज़ें करते हो तो तुम्हें, जब तुम उस जगह पहुंच जाते हो तुम्हें अच्छा लगता है, उस अच्छा लगने के लिए हम ये सारी चीज़ें करते हैं। तो बेसिकली वो ये कह रहा होता है, अकॉर्डिंग टू द पोएट, वहाँ पे होप होती है, इन सुंदर सी जगहों पे सबको, आपको एक ताकत मिलती है, पहाड़ों को देखते रहो, सी को देखते रहो, फूलों को देखते रहो, तुम बोर नहीं हो सकते उस चीज़ को देखते देखते, तुम इंजॉय करोगे, अरे यार चलो स्नो में खेलते हैं, ये करते हैं, तो यू आर इंजॉइंग इन स्पाइट ऑफ आपके सॉरोज, इल हेल्थ एंड नेगेटिव थॉट्स, ये सारी चीज़ें एकदम साइड में रख के आप उस चीज़ को, आप उस ब्यूटी थिंग को, आप वो बहुत ज़्यादा ही इंजॉय करते हो। देन सम ऑफ द ब्यूटीफुल थिंग्स ऑन दिस अर्थ दैट हैव सच एन इफेक्ट ऑन अस आर द सन, the moon, the trees, the streams, flowers, forests, beautiful monuments that we have erected for the dead, all the lovely tales that we have heard or read। तो यहाँ पे क्या होता है, अब तुम लोग जयपुर जाओ या कहीं कोई मंदिर जाओ, तुम्हें दिखेगा अच्छा यहाँ पे ऐसा होता है, अच्छा ये जो मंदिर है वहाँ पे तो बेस ही नहीं है, मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो तुम लोगों को पता ही नहीं है। वो पिलर खड़ा हुआ है तो पिलर के नीचे कुछ सपोर्ट के लिए है ही नहीं, वहाँ पे आप अगर रुमाल रखोगे और वो पास ऑन हो जाता है, एक पिलर से अगर आप रुमाल रखोगे तो वो पास ऑन हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि व्हेन यू विल गो देयर, यू विल रीड, यू विल लर्न, एंड तुम देखोगे कि अच्छा ऐसा भी होता था, वैसे भी होता। तो मॉन्यूमेंट्स में भी एक क्या होती है, जो डेड लोग चले गए बना के, उन्होंने भी कुछ ना कुछ देखा, समझा, और वो आगे की जनरेशन को पास ऑन करा। तो हर एक टेल होती है, हर, तुम किसी फोर्ट जाओगे तो तुम्हें फोर्ट में पता चलेगा अच्छा ऐसा था, जोधा अकबर क्यों बनी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और बहुत सारे तुम रामायण पढ़ते हो, महाभारत पढ़ते हो, अभी राम जी का मंदिर खुला, आधे लोगों को पता चला अच्छा महाभारत का नाम क्या होता है। तो ऐसी चीज़ें हैं कि सारी की सारी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल है, बट हमें उस चीज़ की वैल्यू करनी चाहिए। ईच एंड एवरी थिंग इज़ वेरी ब्यूटीफुल उसके खुद के सेंस में, एंड वी शुड अप्रिशिएट इट, वी शुड सिक्योर इट, वी शुड सेफ गार्ड इट, ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। फाइनली ही कंपेयर्स ऑल दीज ब्यूटीफुल थिंग्स टू एन इमॉर्टल ड्रिंक और नेक्टर्स given to us by God or gift of God। Thus he states his firm belief in the divine। तो क्या वो बोल रहा है कि चाहे वो सन हो, मून हो, सन नहीं आएगा तो क्या हो जाएगा दुनिया पे, यू ऑलरेडी नो कि भाई विटामिन डी नहीं मिलेगा, प्लांट्स एंड एनिमल्स और हम सब के क्या क्या होंगे। एक दो दिन तो हम रह सकते हैं, 10-12 दिन भी रह सकते हैं, बट 365 days विदाउट सन इट इज़ वेरी वेरी डेडफुल, ठीक है। तो हर चीज़ की अपनी इंपॉर्टेंस है, चंद्रमा की अपनी इंपॉर्टेंस है, चांद की भाई ब्यूटी लोग इतना पसंद करते हैं, स्टार्स की अपनी इंपॉर्टेंस है, ईच एंड एवरी थिंग हैज़ अ वैल्यू। कि हम देखते हैं, हम कॉन्स्टलेशंस देखते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें क्या है, बहुत ज़्यादा अपने में ब्यूटीफुल है। तो हम चीज़ों को अप्रिशिएट करना चाहिए एंड चीज़ों में अच्छा सोचना चाहिए, उनको एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहिए, यही इस में बताया गया है इस पूरी पोएम के अंदर।
तो आई होप सो ये तुम लोगों को समझ आई हो। जस्ट मेक श्योर कि तुम इसमें लिख रहे हो सारी की सारी वैल्यूएबल चीज़ें जो भी नेचर से कनेक्टेड है, वो सारी की सारी चीज़ें लिखो। वहाँ पे जाके हम कोई भी सीनरी देखने जाते हैं तो हमारा सारा का सारा टेंशन खत्म हो जाता है, हमें एक प्लेजेंट माहौल मिलता है। लोग कहते हैं डिटॉक्स करने चलते हैं वहाँ पे, माइंड का डिटॉक्स करने चलते हैं वहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें होती है कि यू आर इंजॉइंग योर थिंग, बट साइमल्टेनियसली यू शुड नॉट एक्सप्लॉइट दोज ब्यूटिफुल थिंग्स। तो ये सारी चीज़ें अ थिंग ऑफ ब्यूटी में बताई गई हैं। देन मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, अ रोड साइड स्टैंड। अब रोड साइड स्टैंड में क्या होता है कि भाई वहाँ पे एक हम कह सकते हैं एक स्ट्रीट, मतलब एक हाईवे है, हाईवे के ऊपर एक शॉप है। अब वो शॉप बिल्कुल चल नहीं पा रही होती है, सारी की सारी चीज़ें बताई गई होती है कि हाउ हमारे अंदर एक होप आ जाती है। अब सपोजिटली तुम लोग देखते हो कहीं हाईवे पे जाते हो, तुम लोग देखते हो कितने लोग वो फ्रूट्स वाले बैठे होते हैं, या फिर पीपल आर सेलिंग सम स्मॉल थिंग। अब वो उस होप में कि कोई ना कोई परचेज करेगा, ठीक है, वो हमने बनाई इसलिए जगह है कि वो कोई परचेज करे। कोई रुकता है तो क्यों रुकता है, वो डायरेक्शन सुनने के लिए कि यार डायरेक्शन क्या है। बट हमें क्या लगता है, अरे गाड़ी आ रही है, गाड़ी आ रही है। इफ आई एम द शॉपकीपर तो मेरे को लगेगा गाड़ी आ रही है, गाड़ी आ रही है, कुछ मुझसे लेके जाएंगे, खरीद के जाएंगे। बट होता क्या है कि वो मुझसे डायरेक्शन पूछ के चले जाते हैं, या फिर ऐसे थोड़ा टाइम पास करके चले जाते हैं कि अच्छा तो उनको कॉस्टली लग रहा है, और वो निकल जाते हैं। तो ये हम खुद भी एज अ पैसेंजर हम ये करते हैं चीज़ें, और हमको लगता है कि फर्क नहीं पड़ रहा होगा क्या, बट हर किसी के अंदर ना एक होप आ जाती है। तुम लोगों ने इंस्टाग्राम पे बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी जो बहुत इन्फ्लुएंसर्स ये सारे काम करते हैं कि कोई बूढ़ा काम कर रहा होता है, कोई बच्चा काम कर रहा होता है, तो उनके पास जाके बैठना, बातें करना, एंड उनको उनकी हेल्प करना, कुछ 5-6 हज़ार रुपये दे देना, 10 हज़ार रुपये दे देना, उनकी खुशी देखना। ये तुम आई होप से तुम लोग यूट्यूब शॉर्ट्स में या फिर कहीं देखा होगा। तो ये सारी चीज़ें बताई गई हैं कि हाउ इट फील्स कि जब कोई सामने से जाता है एंड हम इतना मेहनत करके बना रहे होते हैं तो वो क्या फील आपको करता है। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने पोएम लिखी है, तो लेट्स dive into this poem. Roadside Stand by Robert Frost is concerned with human tragedies and fear. He focuses on the rural-urban divide and presents the lives of the poor, deprived people with बेसिकली क्या यहाँ पे एक और मैं चीज़ ऐड करना चाहती हूँ। यहाँ पे इन्होंने ये भी फोकस करा है कि रूरल अर्बन डिवाइड मतलब गांव और शहर के बीच में क्या डिफरेंसेस आ गए हैं, एंड वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें पुअर जो इंसान है वो डिप्राइव्ड है उस चीज़ों का, और हाउ पॉलिटिकल फैक्टर्स एंड लोग बस तब आते हैं लोगों के पास जब उनको चाहिए होता है, ठीक है, एंड उसके बाद वो वादे करके फॉल्स होप दे के वादे करके वो चले जाते हैं। तो इस पोएम में भी हल्का सा वो सॉर्ट आपको मिलेगा। देन little house by the roadside put up a little shed in front of their house. बेसिकली एक छोटे से घर में, जैसे घर होता है उसी के बाहर उन्होंने एक शॉप बना दी है, एंड ऑफ देयर हाउस as they wanted to earn a little extra money but not for making their living. The rural people wish to feel some real money that support the commerce of the city. Commerce मतलब पैसे, बेसिकली उन्होंने ये थोड़ा एक्स्ट्रा इनकम करने के लिए, इनकम थोड़ा सा अपने आप को सस्टेन करने के लिए उन्होंने अपने घर के बाहर ही एक शेड बना दिया है, एक शॉप बना दी है, और उन्होंने स्टैंड बना दिया जहाँ पे वो बेच रहे हैं चीज़ें, टू अर्न एन एक्स्ट्रा इनकम टू सर्वाइव विद द सिटी लाइफ ऑल्सो। जितनी भी महंगाइयाँ हो रही हैं इन सब चीज़ों के ऊपर वो सेटल डाउन कर पाए। द शेड वॉज पेंटिंग आर्टलेसली, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि उन्होंने बहुत सोच समझ बहुत एक्सपेंसिव बनाया और नॉर्मली उन्होंने बनाया था, एंड स्टूड आउट विच मेड द पैसर बाय इरिटेटेड एट हैविंग द ब्यूटी ऑफ द लैंडस्केप स्पॉइल्ड। अब यहाँ पे वो यही बता रहा है कि भैया उन्होंने ऐसा बना रखा है शेड की थोड़े बहुत पैसेंजर थोड़ा सा इरिटेट भी हो गए कि यार ये क्या ही है, मतलब कोई वैल्यू नहीं मिली उस चीज़ को, उन्होंने बनाया तो थोड़ा सा नॉर्मल। अब वो इतने पैसे वाले नहीं है कि वो एकदम अच्छा सा कोई रेस्टोरेंट टाइप खोलें या फिर कोई शॉप खोलें या कोई फूड ट्रक खोलें, उन्होंने नॉर्मल एक छोटा सा बनाया दैट वाज ओकेश देखने में, एंड इट वाज नॉट मच अट्रैक्टिव ऑल्सो। और लोगों को लगा पर यार क्या इन्होंने इतनी अच्छी सी ब्यूटी के अंदर एक शॉप खोल के रख दी है, तो ऐसे उनका भी रिएक्शन आता था। द ट्रैफिक flowed ceaselessly, or if ever they stopped, they felt out of sorts and seeing N and S written as their mirror image. The stand sold wild, basically वो stand sold क्या करता था, क्या करते थे वो, wild berries,
golden squash for sale. The owner of the shed felt cross when nobody wanted to buy anything. मतलब बुरा लगता था कि यार सारी की सारियां क्या रुक ही नहीं रही हैं, ट्रैफिक रुक ही नहीं रहा है, जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है, देखते हुए जा रहा है, बट नो वन इज स्टॉपिंग बाय एंड परचेजिंग एनीथिंग. तो वो थोड़ा डिमोटिवेटिंग लगता था. ठीक है, तो ये सारी चीजें वहां पे हुई थी. अब वहां पे उनको लगता था कि कोई गाड़ी आ भी रही है तो वो क्या आ रही है पूछने के लिए, यार यहाँ पे ये रास्ता जा रहा है ना सीधा, तो कुछ परचेज करने के लिए नहीं आ रही है, तो वो उनको लगती थी चीजें. देन द गवर्नमेंट अनाउंसेस द स्कीम to allure such people and house them in village that are near to the theater and the store to reap benefit for their own selfish need. अब क्या होता है कि भाई हम वादे कर देते हैं और उनको पूरा नहीं करते. तो अब वादे कर देते हैं, पूरा नहीं करते, मतलब तुम लोगों ने देखा होगा कि अब जब इलेक्शन का टाइम आ जाएगा तुम्हारी सोसाइटीज़ में बहुत लोग आएंगे जो कि बोलेंगे कि आइए आइए हमें प्लीज़ वोट दीजिए और हम यहाँ पे पार्क बनाएंगे, और प्लीज़ हमें वोट दीजिए हम पार्क बनाएंगे, प्लीज़ हमें वोट दीजिए हम हॉस्पिटल बनाएंगे, प्लीज़ हमें वोट दीजिए, ऐसे ऐसे करके बहुत होते हैं. तो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज आए, इन्होंने बोला हम ये कर देंगे वो कर देंगे, सिटी लाइफ भी देंगे, आपको थिएटर बना के देंगे, आपको ये करेंगे वो करेंगे, जिससे आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत ना पड़े. तो ऐसे बहुत चीज़ें, बट हुआ कुछ नहीं. एंड द सोशल वर्कर्स एंड पॉलिटिशियन इन्फोर्स देयर डिसीजन बाय अलाउइंग देम destroying their ability to earn their living, thus stripping them of all the dignity and their voices. Basically क्या, जितना भी आप अभी तो आए, आपने अपना काम निकाला और चले गए, बट व्हाट आफ्टर दैट, कि आप करना क्या चाहते हो. ठीक है, आप सोच क्या रहे हो, आपने वादा किया बट आपका जब काम हो गया तब आप निकल लिए, आपने कुछ भी करा नहीं, कोई पार्क बना नहीं, कोई हॉस्पिटल नहीं बना, कोई मेडिसिन नहीं आई, कुछ नहीं आया. इट्स जस्ट जब आपका काम करना था आपको तो आपने करा, जब आपको प्रॉपर्टी चाहिए थी, आपको लैंड चाहिए था, तब आपने हमसे बहुत अच्छे से बात करी, उसके बाद आपने हमें कोई बात ही नहीं करी, कोई कॉन्टैक्ट नहीं करा, कुछ नहीं करा. तो वही ये चीज़ बता रहे हैं कि ये सब चीज़ें, वादे बहुत हुए, कस्में बहुत खाएंगे, बट ऐसा कुछ भी प्लान आउट नहीं हुआ. Then the poet is overcome with the pain at the thought of the people waiting in vain for the vehicles. If ever any vehicle stops, it would ask direction, take a U-turn and inquire about the price, or to ask if they sell gas. क्या पूछते थे, एक और चीज़ है कि भाई ये सारी चीज़ें वो पूछते थे. क्या क्या था कि भैया अगर कोई भी व्हीकल, वैसे तो व्हीकल रुकता नहीं था उस जगह पे, बट कोई भी व्हीकल रुकता था तो वो से पूछता था कि डायरेक्शन, अच्छा यहाँ से यूटर्न है या नहीं है, कहीं आगे से यूटर्न है, एंड प्राइस के बारे में पूछना, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है. एंड ऑल्सो कि यहाँ पे कोई आप गैस भी है क्या आपके पास, क्योंकि वहाँ पे बेसिकली पेट्रोल, तो यहाँ पे आपके पास पेट्रोल भी है कि हमारी गाड़ी खराब हो गया, समथिंग लाइक दैट. बट द कंट्री पीपल हैव नेवर फेल्ट द एक्स्ट्रा मनी इन देयर हैंड्स एंड दे हैव कंप्लेन्ड अबाउट इट. बेसिकली कंट्री पीपल हैं यार, मतलब बाहर के लोग हैं जो सिटीज़ में रहते हैं, उनको ये लगता था कि ये भी जो बेरीज दे रहे हैं दैट आर नॉट गुड फ्रेश, या फिर उनको लगता था बहुत ज़्यादा प्राइस हाई है. बट जब आपके पास पैसे हैं तो आपको परचेज करनी चाहिए. ठीक है, बस ये नहीं कि आप पूछ के चले गए हो. तो ये सारी चीज़ें रोड साइड में बोली गई कि उन गांव वालों को, एक तो पहले अर्बन और रूरल बहुत ज़्यादा डिवाइड हो रखा है, उसके ऊपर गांव वालों को पॉलिटिशियंस ने, सोशल वर्कर्स ने बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट करके रखा है कि वादे करते हैं उसके बाद चले जाते हैं, गुमनाम हो जाते हैं, उनका कोई ज़्यादा पता नहीं होता है. देर आर नो बेनिफिट जो कि उनको वादे करे और उनको प्रोवाइड हुए, वो सारी चीज़ें. एंड अगर कोई भी चीज़, कोई भी रुकता था, द शैक वाज आल्सो नॉट वेरी मच गुड लुकिंग या अट्रैक्टिव, तो वो भी एक उनका ड्रॉबैक था. बट वो गरीब है तो वो कुछ नहीं कर सकते उस चीज़ में. तो उनके यहाँ अगर कोई रोकता भी था, वैसे तो कोई रोकता ही नहीं था, गाड़ियाँ आती थी, श्यों गाड़ी चली जाती थी, तो कोई गाड़ी रोकता ही नहीं था. बट अगर कोई रोकता था, तो अगर कोई रोकता था तो बेसिकली क्या होता था, या तो वो डायरेक्शंस पूछ रहे थे, गैस के लिए पूछ रहे थे, प्राइस पूछ के टाइम पास करके निकल जाते थे. तो दैट वाज ऑल अबाउट द रोड साइड स्टैंड, कि वो स्टैंड, उसका एक्सपीरियंस क्या था, उन लोगों का एक्सपीरियंस क्या था, वो सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं. तो आई होप सो कि थोड़ा सा समझ आया हो तुम लोगों को कि क्या है. देन कमिंग टू द ऑन जेनिफर, लास्ट ऑन जेनिफर में क्या बोला गया है. अब ये तो बहुत ईजी है, तुम लोगों ने बहुत डॉक्यूमेंट्रीज देखी होंगी, एंड शायद तुम लोगों ने सीरियल्स देखे होंगे या कोई भी सीरीज देखी होगी, कुछ देखा होगा जहाँ पे तुम लोगों ने देखा होगा कि एक औरत के ऊपर अत्याचार होना, ठीक है, बर्डन ऑफ मैरिज होना, शी इज़ नॉट हैप्पी, एंड basically क्या, how to divert her mind. Basically she was very pissed off and she was not able to do anything to save her marriage,
एंड ये सारी चीज़ें तुम लोगों ने देखी होगी, पढ़ी होगी, सुनी होगी। तो यहाँ पे वही चीज़ बताई गई है कि आंट जेनिफर्स टाइगर, तो एक टाइगर, वो क्या करती थी लेडी, वो एक औरत थी जो कि बेसिकली टाइगर्स बनाती थी अपने, जो आप देखते हो थ्रेड वर्क से इतना अच्छा सा काम करना, तो वो काम करती थी, तो उसको बनाना, पोर्ट्रे करना, थ्रेड वाला जो वर्क होता है। एंड वो थी डरी हुई, उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था, एंड उन्होंने कभी अपना स्टैंड नहीं लिया, एंड शी वॉज वेरी सप्रेस्ड विद द बर्डन ऑफ मैरिज। तो ये सारी चीज़ें थी, बट वो ड्रॉ क्या कर रही हैं, बना क्या रही हैं, वो टाइगर बना रही है जो उनका एकदम ऑपोजिट है पर्सनालिटी के। टाइगर इज फियरलेस, टाइगर इज कॉन्फिडेंट, टाइगर जहाँ जाता है उनका उसका खौफ होता है। तो यहाँ पे एज सच नहीं था, यहाँ पे बर्डन क्या था, बर्डन उनकी एक रिंग थी, जो कि जब वो सिलाई करती हैं तब उनको दिखता है कि अच्छा ठीक है, वो उसी हाथ से सिलाई कर रही हैं जिस हाथ में उन्होंने अपनी वेडिंग रिंग पहन के रखी है। अब वो वेडिंग रिंग क्या सिंबलाइज कर रही है, उनकी शादी, उनका बर्डन, कि यार शादी, मतलब अगर हम वेडिंग रिंग देखते हैं तो वी फील हैप्पी टू लुक एट दैट पर्टिकुलर थिंग, बट यहाँ पे चीज़ें ऐसी थी नहीं, शी वॉज नॉट हैप्पी। एंड वेडिंग गिफ्ट क्या होता है, एक बहुत एक्सपेंसिव लग्जरी एंड एक स्पार्क होता है उसके अंदर कि यार हम देखें तो हमें ना पुरानी यादें आ जाए कि अच्छा एंगेजमेंट के दिन क्या क्या हुआ था, उसने कैसे प्रपोज किया था। बट जब वो उसको देखती है तो उनको बस ये याद आता है कि यार मैं कितना ज़्यादा एक बर्डन में हूँ, एक अनहेल्दी मैरिज में हूँ जहाँ पे मैं अपना खुद का स्टैंड नहीं ले पा रही, आई एम नॉट हैप्पी, ये सारी चीज़ें उनको लगती थी उसको देख के। तो वो हम पढ़ते हैं कि क्या आंट जेनिफर और उनका टाइगर, क्या सिनेरियो, क्या चीज़ें थी, मैंने तुम्हें चंक्स बता दिया। नाउ लेट्स डाइव इनटू द पोएम। द पोएम इज अ फेमिनिस्ट एंड शी एड्रेसेस द डिफिकल्टी ऑफ अ मैरिड वुमेन। क्या क्या डिफिकल्टी आती थी। शी स्पेंड्स गुड अमाउंट ऑफ टाइम इन एम्ब्रॉयडरिंग पैनल ऑफ टाइगर्स ब्रांचिंग क्रॉस द स्क्रीन। अब यहाँ पे वो क्या कर रही हैं, ड्रॉ क्या कर रही हैं, क्या एम्ब्रॉयडरी कर रही हैं, आपकी टाइगर्स को, ठीक है। तो अब टाइगर्स को, और बहुत सारे, ऐसा नहीं कि एक तो टाइगर्स बनाए, बहुत सारे, तो प्रांसिंग अक्रॉस द स्क्रीन, बेसिकली बहुत सारे आपके टाइगर्स बनाती थी वो, एक दो नहीं, उनकी दीवारों पे टाइगर्स रहते थे, उनको बहुत शौक था टाइगर्स बनाने का, तो वो उसकी एम्ब्रॉयडरी कर रही थी। देन द टाइगर्स आर फियरलेस क्रीचर pacing elegantly and majestically, thus they symbolize the spirit of freedom। वो फ्रीडम दिखाते हैं कि वो क्या होता है, जंगल का शेर, जंगल का राजा, तो वो सारी चीज़ें करते हैं। तो यहाँ पे ही सेम चीज़, बट उनकी ऑपोजिट टाइगर क्या दिखा रहा है कि कितना वो सुंदर है और वो कितना कॉन्फिडेंट है, कितना डरा हुआ नहीं है, फियरलेस दिखाता है अपने आप को। बट यहाँ पे क्या है, उसके पास फ्रीडम भी है, बट यहाँ पे आंट जेनिफर के पास कुछ भी नहीं है। आंट इज अ विक्टिम ऑफ मेल शॉविनिज्म, मेल डोमिनेशन। शॉविनिज्म का नाम होता है मेल डोमिनेशन। अब तुमने रिलेटिव्स में कहीं देखा हो या फिर कहीं आजू बाजू देखा हो, मेल डोमिनेशन बहुत ज़्यादा होती है, क्या पहनना है क्या नहीं पहनना, पीपल विल, द मेल पर्सनैलिटी विल डिसाइड, ठीक है। एंड कहाँ जाना है कहाँ नहीं लेके जाना वो डिसाइड करेंगे, एंड किसके साथ बैठना है, किसके साथ दोस्ती रखनी है नहीं रखनी है वो डिसाइड करेंगे। तो जब मेल डोमिनेशन होती है तो अपनी पर्सनैलिटी को ऐसा लगता है कि यार हम दब रहे हैं, या फिर हम बहुत ज़्यादा खुश नहीं है, या हमें कोई दबा रहा है, फ्रीडम नहीं है, उधर जाना इधर जाना, उधर नहीं जाना, इसके साथ नहीं जाना उसके साथ नहीं जाना, ये करो वो करो, जो मेल बोले वही करना। तो उनको वही सेम चीज़ लगती थी। Aunt Jennifer is so oppressed and terrified that she find it difficult to pull the needle। जो निडल होती है वो उसको वापस से, मतलब एम्ब्रॉयडरी हम ऐसे करते हैं ना, तो उसको निडल को निकालना भी उनके लिए टफ हो रहा था, बिकॉज शी वॉज सो ऑप्रेस्ड, सो डिप्रेस्ड कि उनको कुछ चीज़ अच्छी नहीं लग रही थी, और वो उस थॉट में थी कि अब मैं निकालूँ भी कैसे। हम थॉट में होते तो हमसे ना गलतियाँ होने लगती हैं या फिर हम कुछ गड़बड़ करने लगते हैं, तो ऐसे ही ना उनको वो निडल ऊपर करनी इतनी हार्ड लग रही थी। The weight of uncle's wedding band expresses how victimized and oppressed she is. It implies that Aunt Jennifer has to work hard to meet his expectations। उनको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी उनको अपने हस्बैंड को खुश रखने के लिए, एंड उनका हस्बैंड ऐसा था कि वो जल्दी खुश नहीं होता था, तो शी यूज टू डू लिटिल थिंग्स एंड जो कि मे बी इम्पॉर्टेंट हैं, बट उससे भी ज़्यादातर काम नहीं चल पाता था। तो हर एक चीज़ उनके एक्सपेक्टेशंस को, उसके हस्बैंड के एक्सपेक्टेशंस को करने के लिए वो मेहनत करती थी, बट नथिंग कम्स आउट इन अ पॉजिटिव आउटरीच। देन शी स्पेंड्स हर लाइफ इन अ फियर बट शी एम्ब्रॉयडर्स ऑन द पैनल। बेसिकली क्या, जो मैंने बताया कि भाई
वो इतने फियर में रहती थी, बट वो एम्ब्रॉयडरी किसकी कर रही है, टाइगर की, जो कि एक फियरलेस क्रीचर है। एक्सप्रेसेस अ सीक्रेट लॉन्गिंग फॉर अ लॉन्ग लाइफ ऑफ फ्रीडम एंड कॉन्फिडेंस। वो एक्सप्रेस करती थी कि यार मुझे भी फ्रीडम चाहिए इसकी तरह, मैं ये बना रही हूँ तो इट मीन्स कि मैं भी कॉन्फिडेंट बनना चाहती हूँ अपनी लाइफ में, मैं भी फियरलेस बनना चाहती हूँ। इवन हर डेथ डज नॉट एंड द प्रॉब्लम एंड टॉर्चर विच अ मैरिड वुमेन एक्सप्रेस। तो यहाँ पे क्या है कि भाई चाहे तुम्हारी डेथ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, बट तुमने जितने साल एक मेल शॉविनिज्म में गुजारे हैं, वो जो टॉर्चर में गुजारे हैं कि तुम्हारा हस्बैंड बताएगा तुम्हें कि क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसे बैठना है कैसे नहीं बैठना, ये सारी चीज़ें थोड़ी सी। और ऐसा नहीं, मैं ये नहीं कह रही, तुम लोगों ने थोड़ा रिलेट करो उस चीज़ को कि तुम लोग कैसे लिखोगे इसको। शॉविनिज्म मतलब बेसिकली हम क्या, मेल शॉविनिज्म, मेल डोमिनेशन। बट हम ये भी कह सकते हैं अगर लड़कों को लिखना हुआ तो कभी कभी उनकी बंदियां भी कर देती हैं ये चीज़। तो कि कहाँ गया तू, कहाँ नहीं गया, तो तुम लोगों को भी सप्रेस फील होता हुआ। ऐसे तुम्हें ये सोच के लिखना है कि तुम लोग लड़कियां हो और उस चीज़ को लिखो कि आंट जेनिफर के व्यू पॉइंट में कि भाई क्या होता है। तो हर कोई उस सिचुएशन में रहा है जहाँ पे उसको कॉल्स आते हैं, मैसेज आता है, अरे कहाँ है, कहाँ तूने अपडेट नहीं किया, कलेश करना शुरू हो जाते हैं। तो वो चीज़ में थोड़ा मैं लेके जा रही हूँ, बट तुम्हें लिटरेचर में ऐसे ही थोड़ा सा थॉट प्रोसेस डाल के अपने व्यू पॉइंट डालने पड़ेंगे। अगर एज इट इज़ नोटबुक वाला चीज़ याद नहीं करनी, यू शुड अंडरस्टैंड अपने व्यू पॉइंट्स में, अपनी अंडरस्टैंडिंग में, अपनी रियलिटी में कि तुम ऐसे कैसे सॉल्व कर सकते हो। तो वो चीज़ डालना, लड़कों ने भी ये चीज़ झेली है कहीं ना कहीं, लड़कियों ने भी ये चीज़ झेली है, तो वो ही अपनी चीज़ें वापस से रिलेशनशिप वाली स्टफ लेकर आओ। एंड कहीं देखी भी है कि अच्छा ठीक है, किसी किसी के चाचा चाची, मामा मामी, कहीं ना कहीं तुमने देखी ही होगी परफेक्टली कि ये क्या होता है क्या होता है। तो वही चीज़ वापस से एड्रेस तुम्हें यहाँ करनी है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, टाइगर की पर्सनालिटी एंड आंट जेनिफर की पर्सनालिटी, जो रिंग है उनकी क्या सिंबलाइज कर रही है वो चीज़, एंड उनको निडल निकालनी भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी वो भी चीज़, एंड वो कॉन्फिडेंट बनना चाहती थी बट हो नहीं पा रहा था। ये सारी तुम्हें कंट्रास्ट आंट जेनिफर की टाइगर में डालना है, ठीक है। तो अब ये आई होप सो कि तुम लोगों को क्लियर हुआ हो कि क्या पोएम है। कोई भी डाउट आता है, कुछ भी आता है, तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो एंड आई विल मेक श्योर कि मैं तुम लोगों को सबको रिप्लाई कर रही हूँ। एंड जितने भी लिटरेचर पोएम वाली चीज़ें करो, कुछ भी लिटरेचर करो, जस्ट अंडरस्टैंड पूरी कॉन्सेप्ट, पूरा समरी अच्छे से, अपने व्यू पॉइंट, अपनी चीज़ें रखो एंड इसको थोड़ी सी रियलिटी में भी लेके जाओ और सोचो कि हमारे साथ भी कभी ना कभी या कहीं ना कहीं हमने देखा है, तो तुम ज़्यादा रिलेट कर पाओगे और ज़्यादा लिख पाओगे। और रटने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी, जस्ट अंडरस्टैंड कि क्या चीज़ कैसे हुई है, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, वही चंक्स उसके लिखना और उन्हीं चंक्स को फोकस करो कि तुम वही चंक्स लिख रहे हो। तो मैंने बहुत ईजी पीजी तुम्हारी बनाई है 1 पेज की समरी, सो दैट तुम लोगों को ज़्यादा पढ़ना ना पड़े, ज़्यादा लिखना ना पड़े, ठीक है। आई होप सो तुम लोगों को सारी चीज़ें समझ आई हो एंड डू वेल। कोई भी डाउट्स, कोई भी क्वेरीज आती हैं तो प्लीज़ मेरे को बताना एंड ऑल द वेरी बेस्ट एंड प्लीज़ शाइन हाई। बाय, टेक केयर गाइज, बाय।